ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। इसके बाद में हम सीखेंगे कि इनिशियल रेट के बिहाफ पर हम किस तरह से ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट के को, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा आपको पता है कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए हैं 31 अगस्त तक आपके स्कूल बंद हैं। इसके बाद जैसा उम्मीद लग रही है कि सितंबर में स्कूल 9 to 12 के हिसाब से खुलेंगे, तो जब तक आप सरकार के और गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तब तक हम आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप हमारे से जुड़े रहें, स्टडी से जुड़े रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, एक दो चीज़ें मैंने पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, फिर भी आज ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो मैं शॉर्टली उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो हमारा मेन टॉपिक तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो हमने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, मैंने समझा दिया था, फिर भी मैं शॉर्ट में एक टाइम में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई रिएक्शन है A + B से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो रेट में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो क्या आएगा, इनके एक्टिव मास के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, और पावर इनकी आएगी x और y। ये जो x और y है आपके, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले जाएँ और उस वीडियो को देखें। उसके बाद देखिए आप, उसके रेट मैंने लिखी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ A इंटू में एक्टिव मास ऑफ B, इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, और पावर आएंगी x और y। तो जैसे मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा मेरे पास में K आएगा। K को मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू, K को मैंने लिखा रेट कांस्टेंट, K आपका रेट कांस्टेंट है। तो ये मैंने जो रेट लिखी है मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखी है। अब देखो, हमने इसी चैप्टर में एक तरीका और सीखा है रेट लिखने का या इंस्टेंट रेट लिखने का। तो रेट को क्या लिखा जा सकता है, अगर मेरे पास में ये रिएक्टेंट है और केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ में मुझको इंस्टेंट रेट लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, -d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू -d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये भी आपकी रेट ही है। तो मैंने यहाँ पर ये जो रेट है, इस वाली रेट को मैंने अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स लिख दिया। तो रेट की जगह पे मैंने ये वाला टर्म्स यूज में कर लिया। इक्वल आपका था K A की पावर x और B की पावर y। देखो, ये जो पूरा टर्म है ना आपका, यानी रेट की जगह पर मैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स रेट लिख दूं, और जो बाकी का पार्ट है वो केमिकल, ये जो आपका बाकी का पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है मैंने। ये जो पूरा का पूरा स्टेप है इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं आप रेट लॉ एक्सप्रेशन। आगे जितने भी अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये जो टर्म है ये बहुत यूज में आएगा मेरे, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हो तो ये अपनों को किस तरह से हेल्प करता है। तो ये वाला मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। सीखने की चीज़ यहाँ से ये आती है कि x और y का सम बनता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो आपने लिखा है, इसमें जो एक्टिव मास ऑफ A की पावर x, एक्टिव मास ऑफ B की पावर जो y आ रहा है, इनका सम बनता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। सिंपल डेफिनेशन अपने देखते हैं, द सम ऑफ द पावर्स, रिपीट करता हूँ मैं दोबारा, द सम ऑफ द पावर्स of the concentration terms present in rate law expression is known as order of reaction। देखो मैंने क्या कहा एक बार, the sum of the powers of the concentration terms present in rate law expression of reaction is called order of reaction। देखो है क्या चीज़, जैसे ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस वाले को देखो रेट लॉ, तो क्या लिखा हुआ है, the sum of the power of the concentration terms present in rate law expression is known as order of reaction। तो ये मेरा रेट ऑफ लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें जो एक्टिव मास की पावर x और y है, इनका सम क्या कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो देखो, जो x और y है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी जो आपकी ऑर्डर है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब तक
एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा किसी रिएक्शंस पर, उसके स्टेप नहीं लिखे जाएंगे, तब तक आप नहीं बता सकते कि उसकी ऑर्डर क्या होगी। हाँ, पर अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन वाला स्टेप क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या आएगी। तो देखते हैं हम इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, यानी रेट एक्सप्रेशन वाला टर्म्स मेरे पास में है, और जब रेट एक्सप्रेशन वाला टर्म्स मेरे पास में होगा तो ऑर्डर बताई जा सकती है। पहले देखो, आपको रेट दे रखी है आर, ये दे रखा है के ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2, तो ऑर्डर क्या बनेगी आपकी? ऑर्डर बनेगी आपकी जो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 और y की वैल्यू कितनी है 3/2, तो इनका सम क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। तो इसका मैं सम करता हूँ, x प्लस वाई करूँगा तो कितना आएगा? हाफ प्लस 3/2, यानी ये बनेगा 4/2 यानी 2। यानी इस पर्टिकुलर जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है जिसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को देखें तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 और y की वैल्यू कितनी है आपकी -1, तो x प्लस वाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा 3/2 -1, तो कितना बनाइए आपकी हाफ। यानी ये जो सेकंड आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है रेट एक्सप्रेशन का, ये कौन से ऑर्डर की है? ये आपकी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपकी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो, सीखने वाली चीज़ ये है कि जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब तक आपके पास में जब तक आपके पास में रेट लो एक्सप्रेशन वाला टर्म्स नहीं होगा, आप ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। डेफिनेशन को एक बार मैं फिर कवर करता हूँ, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन रेट लो एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration present in rate law expression is known as order of reaction। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, ये इतना टफ पार्ट नहीं है। जो आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स का सम बनेगा आपका, वो बनेगा आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर ऑफ स्पीसीज, वो स्पीसीज में चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो या आयंस हो, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। जैसे मेरे पास में रिएक्शन लिखी हुई है NH4OH से आपका N2+2H2 बन रहा है, तो मुझे देखना है रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। इसमें रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है आपका 1, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब जो रिएक्शन को देख के एक चीज़ बताई जा सकती है वो है आपका मोलिकुलरिटी। ऑर्डर आप नहीं बता सकते जब तक आपके पास में मैकेनिज्म नहीं है, और मैकेनिज्म में आपके पास में स्लोएस्ट स्टेप नहीं है। दूसरी है मेरे पास 2HI से बन रहा है H2+I2, तो मुझे सिर्फ रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट कितने हैं? 2, तो यानी ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी आएगी इसकी 2। तीसरी रिएक्शन आपकी 2NO+O2 से बन रहा है 2NO2, तो देखो उसमें रिएक्टेंट इसकी कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2+1 इसकी मोलिकुलरिटी आएगी आपकी 3, यानी ये ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है। तो बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी की, तो डिफरेंस दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो पावर का सम बनेगा x और y, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, यानी बिना एक्सपेरिमेंट के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, बट जो मोलिकुलरिटी है वो आप बता सकते हैं। देखो आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में अगर हम डिफरेंस देखें, तो पहली डिफरेंस तो ये है कि जो ऑर्डर है आपकी वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और रिएक्शन ऑफ जो रिएक्शन है उसकी अगर मैकेनिज्म मुझे नहीं पता है, तब तक मैं ऑर्डर नहीं बता सकता। जब बात करें मोलिकुलरिटी की, तो मोलिकुलरिटी आपकी जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब आपके पास में रिएक्शन दी हुई है तो आप देखकर बता सकते हैं कि उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डर है आपकी, ऑर्डर आपकी इवन नंबर में हो सकती है, ऑड नंबर में हो सकती है, इवन फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है आपका, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह की ऑर्डर हो सकती है। ऑर्डर आपकी फ्रैक्शनल में हो सकती है, जैसे 3/2, 1/2, बट जो आपकी मोलिकुलरिटी आएगी वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगी आपकी, 1, 2, 3 इस तरह से आपकी आएगी। तो ये जो दो डिफरेंस लिखे हुए हैं कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी वेयर एज मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। और दूसरी जो पार्ट है मेरे पास में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3, यानी ये नेचुरल नंबर को हटा लें, यानी 0 ऑर्डर 0 भी हो सकती है, नेचुरल नंबर भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 3/2, 1/2 इस तरह से। बट मोलिकुलरिटी इज है ना नेचुरल नंबर, ये आपकी हमेशा नेचुरल नंबर होगी, यानी मोलिकुलरिटी आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको इनिशियल रेट अगर आपको दी हुई हो उसके बाद में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बतानी है, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम आईआईटी लेवल तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा और 1 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा जो आईआईटी 2014 में आया हुआ है। तो आई होप कि मैं आपको समझाऊँ, आप अच्छे से उसको समझना, और जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। उससे पहले 2 न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन दी हुई है आपको 3A + 2B से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा में हमको गिवन डाटा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A दी हुई है आपको 0.1, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B दी हुई है आपको 0.1, और इसके लिए इनिशियल रेट एक्सप्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻³ दूसरा डाटा इसी को दे रखा है कि सेकंड है कुछ टाइम के बाद में जो कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी 0.1, इसकी है 0.2, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन है 1 × 10⁻³ तीसरा डाटा दे रखा है 0.2, इसके लिए दे रखा है 0.1 और इसके लिए दे रखा है 4 × 10⁻³ तो हमको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना है हमेशा रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन से। तो अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या था, रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था आपका रेट जो थी आपकी रेट इंटू में K एक्टिव मास A की पावर X इंटू में एक्टिव मास ऑफ B की पावर Y, इस तरह से हम लिख रहे थे। तो देखना अगर मैं इस पर्टिकुलर पहले वाले गिवन डाटा की बात करूं तो रेट कितनी है इसकी, रेट की जगह पे मैं पुट करता हूं 2 × में 10⁻³ K एज इट इज़ लिखा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है 0.1, 0.1 की पावर X और B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो 0.1 की पावर Y, इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसी को फॉलो मैं करूं और इसके लिए लिखूं तो रेट कितनी है आपकी इसके लिए 1 × 10⁻³ इक्वल्स टू K, A की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 0.1, तो 0.1 की पावर X और इसके लिए देखो आप B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, तो 0.2 की पावर Y। ये इक्वेशन बनी मेरी सेकंड। थर्ड देखो इसमें भी आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको भी अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो क्या लिखूँगा 4 × में 10⁻³ इक्वल्स टू K 0.2 की पावर X और 0.1 की पावर Y। ये मैंने डाली इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, इतना आपको करना है, यानी ये डाटा आपको दे रखा है तो अब मेरे को रेट एक्सप्रेशन लिखना है और तीनों के लिए मेरे को इक्वेशन बना लिए 1 2 3। अब मेरा आधा काम हो गया है, मुझे 3 जो इक्वेशन मिल गई है इनकी हेल्प से मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अगर x और y की वैल्यू आ गई तो इनका सम क्या बनेगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे x और y को पुट करोगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेट कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगी आप रेट कांस्टेंट जो k है उसकी यूनिट बता सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं इसको। देखो 3 इक्वेशन की हेल्प से मेरे को x और y फाइंड आउट करना है, तो मैं किसको डिवाइड करूं। देखो अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड कर दूं, मैं मैथमेटिकल टर्म्स यूज में लेता हूं। इक्वेशन जो मेरी फर्स्ट है उसको मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो आपकी क्या है 2 × में 10⁻³ अपॉन में क्या आएगा 1 × में 10⁻³ इक्वल्स टू K 0.1 की पावर X इंटू में 0.1 की पावर Y अपॉन में आएगा K 0.1 की पावर X 0.2 की पावर Y। अब देखो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर लो, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, K से K कैंसिल आपका, यहाँ बना आपका 2, ये सेम है तो ये आपके हुए कैंसिल, पॉइंट से मैंने पॉइंट को कैंसिल किया, इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर Y। ओवरऑल ऐसे लिखा जा सकता है, मैथमेटिक्स टर्म है आपकी। उसके बाद में देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका 2 की पावर -1 इंटू में Y, यानी यहाँ पर है 2 की पावर आपकी 1 और यहाँ पर बनेगा 2 की पावर -y। कंपेयर करूँ इनके दोनों के क्या है बेस कॉमन है तो जो इनकी पावर है वो इक्वल होंगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1, यानी मेरे पास में y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आएगी आपकी -1। उसके बाद देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें
y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। देखो किस तरह से करें। अगर मैं इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, यानी एक मैथमेटिकल टर्म्स और यूज में लूँ मैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करूँ मैं, डिवाइड कर दूँ। तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, इक्वेशन थर्ड है आपकी 4 इंटू में 10 टू पावर -3 अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 2 इंटू में 10 टू पावर -3 इक्वल्स टू के, ये क्या बन रहा है आपका 0.2 की पावर x, और यहाँ क्या बनेगा 0.1 की पावर y अपॉन में यहाँ बनेगा k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। यानी मैंने इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया है। अब देखिए आप ये 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर -3 इसको मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ आएगा आपका 2, ये k से आपका k कैंसिल, इस टाइम आपकी y वाला टर्म्स कैंसिल हो गया है। तो बनेगा क्या, देखो जैसे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया मैंने, तो ये बना आपका 2 अपॉन में 1 की ओवरऑल पावर कितनी बनी x, यानी ये 2 की पावर 1 इसको 2 की पावर x। अब फिर देखो इनके बेस कॉमन है तो इनकी पावर भी क्या होंगे इक्वल, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो आपको भी इसी तरह से करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर आपको इनिशियल डाटा दिया हुआ है तो रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद डिवाइड इस तरह से करना है इक्वेशंस को कि मेरे पास में x और y की वैल्यूज आ जाए। जैसे मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई तो मैं अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है मैंने फाइंड आउट कर लिया, x प्लस वाई, x और y दोनों की वैल्यू है मेरे पास, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1, यानी कितना है आपका आंसर 0। 0 का मतलब ये है कि ये ऑर्डर कौन सी है आपकी, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं जानता हूँ क्या चीज़ समझ सकते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या बनती है आपकी, अगर देखो फॉर्मूले से लिखो तो फॉर्मूले से लिख लो, अदरवाइज आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या था आपका, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू में सेकेंड इनवर्स। तो कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ मैं मोल पर लीटर से, मोल पर लीटर इंटू में सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू कितनी पुट करूँगा 0, तो क्या बनेगा मोल इंटू में लीटर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगी मोल इंटू में लीटर इनवर्स इंटू में सेकेंड इनवर्स। तो दो चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर दी हैं। एक तो मैंने मेरे पास इनिशियल डाटा दिया हुआ था, तो इनिशियल डाटा से मैंने पहले ऑर्डर बता दिए कि ऑर्डर क्या होगी रिएक्शन की। ऑर्डर के बाद जैसे आपके पास में ऑर्डर आएगी, ऑर्डर के बाद जो एक चीज़ बताई जा सकती है वो है कि रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या आएगी। अब थर्ड चीज़ हमको निकालनी है कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आएगी। तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू देखते हैं हम कि किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो जो पहला टर्म्स है आपका, इसको रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं इसकी। तो रेट क्या बनेगी आपकी इसकी, देखिए के 0.1 की पावर x कितना है आपका, x की वैल्यू कितनी है, वहाँ से आप देखो 1, तो इस यहाँ पर लगाएंगे 1। 0.1 की पावर y की वैल्यू कितनी है आपकी -1, तो यहाँ लगाएंगे आप -1। रेट इसके लिए मेरे को दी हुई है कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर -3 इक्वल्स टू के 0.1 और 0.1 की पावर -1। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं सोल्व करूँ तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, 2 इंटू 10 टू पावर -3 इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 10, के इंटू में 1 अपॉन में 10, इसको भी क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 10 और पावर कितनी बनेगी -1। या फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, इन दोनों का बेस क्या है आपका, बेस सेम है, बेस सेम होगी तो पावर क्या होंगी आपकी ऐड। तो 2 इंटू में 10 टू पावर -3 इक्वल्स टू के, ये क्या बनेगा आपका 0.1, 1 इसकी पावर 1 है, 1 -1, इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होती है तो आपकी पावर ऐड होती है, तो इसको लिखा है 1 -1। तो ये कितना बनेगा आपका 2 इंटू 10 टू पावर -3। अब किसी की भी पावर आपकी 0 हो, आंसर आता है आपका 1, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 और आंसर कितना आएगा आपका 2 इंटू में 10 टू पावर -3। तो ये मेरा कॉमन प्रोसीजर है, मैं हर बार फॉलो करूँगा इसको। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपका यही है कि आपको इस तरह का डेटा गिवन होगा, तो ये इस रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता कि ये इसकी ऑर्डर क्या होगी, यूनिट क्या होगी या रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले मेरे को रेट एक्सप्रेशन से इन तीनों के लिए 3 इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपके लिए x और y की वैल्यूज आ जाएं। जैसे आपकी x और y की वैल्यूज आएगी आप उनको सम करना, आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। जैसे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है आप रेट कांस्टेंट के की यूनिट बता सकते हैं और x और y की वैल्यूज आएगी, आप किसी भी एक फॉर्मूले में उसे पुट कर दीजिए। जो 3 इक्वेशन आपने बनाई थी उसमें किसी में भी पुट कीजिए, आपका k की वैल्यू आ जाएगी।
मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको इसके बाद 2 क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाऊंगा, आप उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। आपको स्क्रीन पर अभी 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, आप वो 2 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन करना आप। उसके बाद में आप हमें कमेंट्स में या पर्सनली आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। जिसको डिफिकल्टी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो 2 क्वेश्चन हैं दोनों IIT में आए हुए हैं, तो आप उसको इसी मेथड पे सॉल्व करना। जब आप ये मेथड सीख लेंगे तो मैं लास्ट में आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि इन इक्वेशन को मतलब आप देखते ही इनको ऑर्डर और कैसे बता सकते हो कि वैल्यूज क्या आएंगी, ऑर्डर क्या आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से आपका एग्जाम में। तो 12th क्लास बोर्ड है, यहाँ पर आपका टॉपिक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, 100% आएगा आपके बोर्ड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अभी डेफिनेशन समझाने का फायदा नहीं है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन करके बताऊंगा। उसके बाद में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आपकी थ्योरेटिकल जो आपका लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मेरे पास में कोई जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है मेरे पास, ए से मेरा बन रहा है प्रोडक्ट, ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैं देखो स्टार्टिंग में मैंने माना कि T इक्वल्स टू 0 पर, T इक्वल्स टू 0 पर जो आपका रिएक्टेंट A है इसकी जो कंसंट्रेशन है T इक्वल्स टू 0 पर मैंने कंसंट्रेशन अज्यूम करिए, इसकी कंसंट्रेशन है आपकी स्मॉल a। तो अगर T इक्वल्स टू 0 है तो सारी रिएक्टेंट किसकी रही होगी, सारी की सारी कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की रही होगी। तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा आपका 0। एनी टाइम T पर बात करता हूँ मैं, किसी टाइम T पर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ कि किसी टाइम T पर कंसंट्रेशन, तो मैंने अज्यूम किया है कि ये जो A कंसंट्रेशन थी इसमें से मेरा X पार्ट ब्रेक हो गया। जो मेरी कंसंट्रेशन A है इसमें से कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट कम होगा टाइम के साथ में, ऑब्वियस है। और कितना कम हो गया X, तो अगर ये X कम हुआ तो ये बनेगा भी कितना, फिर आपका X बनेगा ये आपका, यानी T टाइम के बाद में जो A की कंसंट्रेशन है वो आएगी आपकी A माइनस एक्स, और जो B जो प्रोडक्ट है आपका वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी आपकी X आएगी। अब जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि 2 तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मैं लिखूंगा, पहली मैं रेट लिखूंगा, वो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। जो आपका चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं रेट लिखूंगा। तो रेट क्या लिखूंगा मैं, रेट लिखूंगा माइनस का d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू प्लस d/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखना आपकी कि किसी टाइम T पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, स्मॉल है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, किसी टाइम T पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है A माइनस एक्स। T टाइम पर पढ़ रहे हैं ना, तो अपने कंसंट्रेशन भी T टाइम की पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का d/dt, कंसंट्रेशन की जगह पे मैं पुट करता हूँ A माइनस एक्स। T टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है X, तो इसको क्या लिखा जा सकता है dx/dt। ये मेरी इक्वेशन नंबर बनी फर्स्ट। दूसरा मैं लिखूंगा रेट ऑफ मास ऑफ लो एक्शन से, तो उससे क्या लिखा जा सकता है, जो रेट है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और पावर कितनी आएगी इस पर, पावर आएगी आपकी 0 इसलिए आएगी क्योंकि मैं अब लेके चल रहा हूँ कि मैं कौन सी ऑर्डर को डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर को। रेट एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो पावर आती थी वो ऑर्डर बनती थी आपकी, तो ऑर्डर तो मुझे पता है क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर की ही बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी अब आपकी, पावर आएगी आपकी अब 0। ठीक है, ये 2 तरीके हैं रेट लिखने के। तो जैसे आप रेट को क्या करोगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरह से रेट किस तरह से लिखी है मैंने। ये वाला जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ पे लिखी है, ये जो रेट लिखी है मैंने लिखी है लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। ये दोनों रेट हैं, दोनों ही रेट हैं तो इक्वल होंगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखना यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ये देखो दोनों इक्वल है, चाहिए इस वाले पार्ट को लिखूँ मैं चाहे इस वाले पार्ट को लिखूँ, एक ही बात है। तो मैं रेट के प्रोडक्ट वाले को लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ dx/dt। ये इसके इक्वल ही है, तो चाहे मैं इस पार्ट को इसके इक्वल लिखूँ चाहे इस पार्ट को इसको इक्वल लिखूँ, दोनों में से कोई भी एक स्टेप लिख दूंगा तो वो दोनों सही है। तो मैं ये इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, रेट है तो रेट क्या है आपकी dx/dt। यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका k,
और ए की पावर क्या आएगी आपकी नॉट। ठीक है आपका। दूसरा देखो, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा dx ओवर dt, किसी की भी पावर 0, आपको पता है आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 1, यानी dx ओवर dt ये जो आपकी रेट है, dx ओवर dt ये जो आपकी रेट है, ये क्या आ रही है k, यानी क्या आ रही है कांस्टेंट, यानी जो रेट लो एक्सप्रेशन वाला स्टेप है उसमें रेट कैसे आ रही है कांस्टेंट। अब डेफिनेशन को देखते हैं अपने की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन लिखी हुई है द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, अगर मैं किसी की जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट एक्सप्रेशन है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी रहेगी हमेशा कांस्टेंट। वो तो फॉर्मूले से दिख भी रहा है कि dx और dt मेरी रेट है और रेट कैसी आ रही है कांस्टेंट। तो आपको डेफिनेशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं अगर डेरिवेशन पूरा कर लूँगा तो मैं बता सकता हूँ कि जो रेट है वो रेट क्या आएगी इसकी कांस्टेंट। देखो, उसके बाद में हमारा जो पार्ट है वो आ रहा है, जो डेफिनेशन के अंदर है वो आ रहा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ये जो मेरी रिएक्शन आ गई है, मुझे इसके बाद में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन और करना है। तो मैं आगे लिखता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसको, इस रिएक्शन को, जो मेरे पास में रिएक्शन है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, देखो आपकी रिएक्शन क्या है आपकी dx ओवर dt इसको टू k, इस dt को इधर लिया हुआ आप, तो dx ओवर dt कितना बनेगा आपका, ये dt को आप इस तरफ लाओगे तो बनेगा k इंटू में dt। अब करो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के तो ये बनेगा dt। देखो dx का इंटीग्रेशन बनेगा आपका x और dt का इंटीग्रेशन बनेगा आपका t, प्लस आएगा आपका रेट, आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर आएगा, आपका केमिस्ट्री के अंदर आपका ज़्यादा आएगा नहीं इस चैप्टर के अलावा ये कहीं, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप याद रखना कि dx का इंटीग्रेशन आएगा x और dt का इंटीग्रेशन आएगा t, प्लस साथ में जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई ना कोई आपका कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को लिखा मैंने k नोट से, k नोट से इसलिए लिखा है, आप i नोट से लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इसको i नोट से लिख लो आप। तो x इसको क्या बना kt प्लस i नोट। तुम जब भी मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो देखना आपको t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर जो रिएक्शन आपने जो रिएक्शन अपनों ने पढ़ी थी, रिएक्शन क्या थी आपकी कि r से क्या बन रहा था आपका प्रोडक्ट, R से आपका प्रोडक्ट बन रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी A थी तो इसकी कितनी थी 0, ये T इक्वल्स टू 0 पर बात कर रहे हैं हमने। T इक्वल्स टू 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी 0, तो मैं T इक्वल्स टू 0 पर बात कर रहा हूँ। T इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर देखो x कितना है, T इक्वल्स टू 0 पर x कितना था आपका 0, यानी T इक्वल्स टू 0 पर आपका x भी कितना आएगा 0। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर पुट करूँ तो x की वैल्यू मैंने पुट करी 0, k इंटू में t भी हमने 0 पुट किया तो इसको भी 0 पुट करो, प्लस क्या आएगा i नोट, यानी i नोट की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 0। i नोट की वैल्यू जैसे आपके पास में 0 आती है, यानी i नोट की वैल्यू क्या जाएगी 0। अगर इस 0 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस के टी प्लस आई नोट। इस आई नोट की मैंने वैल्यू निकाल लिया, आई नोट की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो x इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका k इंटू में t। तो यहाँ से अगर मैं रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालूँ तो कितनी बनेगी। समझने की चीज़ ये है कि जो ये x लिखा हुआ है ये किसी टाइम t पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, जो ये रेट कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू में जो ये x आ रहा है, ये x आपके किसी टाइम t पर प्रोडक्ट x की कंसंट्रेशन है। आप इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा कि मैंने कहाँ से इसको स्टार्ट किया है और कहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लेके चला हूँ। जिस तरह से मैंने सोल्व किया है उसी तरह से आपको इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा। इसके बाद हम देखेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर।
हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है। देखो हाफ टाइम का मतलब क्या हुआ, हाफ टाइम का मतलब अगर हम रिएक्शंस से लेंगे, यानी हमारे पास में रिएक्शन है कि ए से क्या बन रहा है मेरा प्रोडक्ट, ए से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो देखना टी इक्वल्स टू जीरो पर ये कितना था, टी इक्वल्स टू जीरो पर ये इसकी कंसंट्रेशन मैंने ए मानी थी और प्रोडक्ट की कितनी मानी थी, जीरो। अब वो कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम निकालनी है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो देखो अगर मैं टी को किससे रिप्लेस करूं, टी को मैंने रिप्लेस किया टी हाफ से, टी को मैं टी हाफ से रिप्लेस करूंगा तो ये कंसंट्रेशन में कितनी रह जाएगी आपकी, हाफ। यानी टी को अगर मैं टी बाई टू से यानी हाफ से रिप्लेस करूंगा, देन जो कंसंट्रेशन है ए की, ए को किससे रिप्लेस करूंगा, ए बाई टू से। यही डेफिनेशन मैंने पढ़ी। हाफ लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। यानी टी को अगर टी हाफ से रिप्लेस करूंगा तो ए आपका कितना बनेगा, ए बाई टू। चलो जो हमारा फॉर्मूला था के की वैल्यू हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले में आप लोगों ने क्या देखा था, के की वैल्यू कितनी बनी थी, एक्स अपॉन में टी। अब मेरे को रिप्लेस करना है, टी को रिप्लेस करना है टी हाफ से, टी को रिप्लेस करना है टी हाफ से, टी को टी हाफ से रिप्लेस करोगे, एक्स क्या है आपका, एक्स आपकी कंसंट्रेशन है टी पर, तो हाफ हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, ए बाई टू। कॉमन सेंस वाली बात है कि टी को टी हाफ से रिप्लेस करूंगा, इसका मतलब ये कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ होगी आपकी, हाफ यानी ए पूरी थी तो हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, ए बाई टू। यानी प्रोडक्ट भी कितना बना हुआ आपका, ए बाई टू, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए बाई टू। चलो मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो के की वैल्यू निकाली मैंने, एक्स की जगह पे मैं पुट करूंगा ए बाई टू, अपॉन में टी की जगह पे पुट करूंगा मैं टी हाफ। तो आप टी हाफ को इधर लिया हो और के को इधर लिया हो, तो टी हाफ इसको टू कितना बनेगा आपका ए अपॉन में 2k। ये मेरा फॉर्मूला हाफ लाइफ टाइम है ये मेरी। तो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। पहला फॉर्मूला मेरा था कि हमको इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी थी, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी थी। तो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बनेगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल्स टू एक्स अपॉन में t, जहां पर k क्या है आपका, k है आपका रेट कांस्टेंट। x क्या है, ये आपकी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, यानी t टाइम पर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये आपकी। तो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। किसी का अगर कोई पार्ट मिस हो गया है या कहीं से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरी पर्सनल आईडीज़ पर जो आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, स्टार्टिंग में आप देखना, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या जो हमारी यूट्यूब पर दून ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर आप मुझे आपके कमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो भी आपकी सोल्यूशन होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो आज हमने सीखा है, सबसे पहले हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है, किस तरह से IIT लेवल तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, उसके बाद में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या रिएक्शन है वो हमने देख लिया है। रेट एक्सप्रेशन दिया हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है वो देख लिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट k और इसके बाद में हाफ लाइफ टाइम की कैलकुलेशन कर ली है। थैंक यू।